हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पर। अब तक की नेपाल की वीडियोस में हम आप लोगों को लेकर जा चुके हैं नेपाल के काफी प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में, और आज हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं उस जगह जहां पर अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए जो शालिग्राम काली गंडकी रिवर से लाया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जस्ट मेरे पीछे है वो जगह जहां से शालिग्राम निकलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये इस सीरीज़ की होने वाली है चौथी वीडियो। इससे पहले की 3 वीडियोस में हम आप लोगों को पहले दिल्ली से काठमांडू लेकर आए, फिर हमने आपको दिखाया यहाँ का फेमस पशुपतिनाथ मंदिर, और उसके बाद जो जगह आप काठमांडू में एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके बारे में आपको बताया। और आज जो है हम आपको काफ़ी स्पेशल जगह लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, जो शिलाग्राम जो आई, जिस जगह से आई, उस जगह पर हम आप लोगों को ले जाने वाले हैं। तो चलिए, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोगों की फ़्लाइट है, फिलहाल हम लोग काठमांडू में हैं और हम जा रहे हैं पोखरा। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हमने हमारी नेपाल सीरीज़ की जो ये वीडियोज़ हैं वो इसी साल अक्टूबर महीने में शूट की थी। और जब हम लोग नेपाल गए हुए थे तो वहाँ का जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रखा था, जिसकी वजह से हमारी जो फ़्लाइट थी पोखरा के लिए वो बार बार बारिश की वजह से कैंसिल हो जा रही थी। लेकिन आज जिस दिन हम लोग दोबारा से जाने वाले थे पोखरा, तो वेदर आज भी क्लाउडी हो रखा था, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि आज हम लोग फाइनली पोखरा पहुंच ही जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप लोगों को काठमांडू से पोखरा जाना है तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, और काठमांडू से पोखरा की जो डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर है बाय रोड। लेकिन फ़िलहाल बारिश की वजह से जो रोड कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो रखी थी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फ़्लाइट से ही पोखरा जाएंगे, जिससे जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा। लोग बता दें कि कल हमारा ऑलमोस्ट फुल डे वेस्ट हुआ था एयरपोर्ट पे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। और पोखरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर आप एयर से जाते हैं, रोड तो खैर बहुत ही ख़राब है, लेकिन अगर आप एयरप्लेन से जाते हैं तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। तो आज हम दोबारा आए हैं एयरपोर्ट पे, फिर हमने सेम मॉर्निंग 8 बजे की फ़्लाइट की है। लेकिन आज मौसम काफ़ी क्लियर है, तो होपफुली अब पोखरा आपको पहुँचा ही देंगे। एक बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल लोकल एयरलाइंस चलती है, सबके अपने अपने रूल्स हैं। जैसे हम लोग बुद्धा एयर से ट्राई कर रहे थे, उन्होंने हमें से नहीं मांगा हमारा पासपोर्ट, लेकिन यदि एयरलाइंस पे जब हम लोग आए तो इन लोगों ने पासपोर्ट मैंडेटरी कर रखा था। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों का अप्रूवल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पोखरा पहुँचना एक अलग ही टास्क मिल रखा है कि पहुँचेंगे कि नहीं। खैर फिलहाल मौसम बहुत क्लियर है और हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब चलते हैं फ्लाइट की ओर। सो चलिए, फाइनली हम लोग फ्लाई कर रहे हैं पोखरा के लिए। वेदर जो है वो क्लियर हो गया है। आज भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। पहले हम लोग रनवे पर आ गए थे, फिर इन्होंने कहा कि वेदर ख़राब हो गया है, फिर वापस हम लोग एयरपोर्ट पर गए। अब फाइनली हम लोग फ्लाई कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं पोखरा। अगर आप लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं काठमांडू से पोखरा के लिए, तो आपको बता दें कि आप लोग जो है राउंड ट्रिप बुक कीजिए। इससे आपका जो फेयर है वो काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाएगा, और इसके साथ साथ इस फ्लाइट से आपको जो है काफ़ी प्रोमिनेंट पीक्स देखने को मिलेंगी नेपाल की, जिसमें आपका माउंट अन्नपूर्णा, धौलागिरी और हिमल रेंजेस दिख जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को माउंट एवरेस्ट को देखना है तो उसके लिए एक अलग से फ़्लाइट चलती है जिसको माउंटेन फ़्लाइट बोला जाता है। तो आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी फ़्लाइट ले सकते हैं। और करीब 25 मिनट के एयर सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी में, जिसका नाम है द सिटी ऑफ लेक्स, जिसे पोखरा भी कहते हैं। सो फाइनली 48 घंटे का वेट करने के बाद हम लोग उतरने के बाद प्योर फ्लाइट में चढ़ने के बाद और उतरने के बाद हम लोग जो है फाइनली पोखरा पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से नज़ारे। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए जो शालिग्राम आए थे वो नेपाल के मस्टैंग रीजन में बहने वाली काली गंडकी रिवर से आए थे, और वो जगह पोखरा से करीब 220 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो चलिए, अब हम लोगों ने पोखरा एयरपोर्ट से भी चेकआउट कर लिया है, अपना आगे का सफ़र जारी कर रहे हैं। अपनी आगे की जो जर्नी है वो हम स्कॉर्पियो में तय करने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखा दें काफ़ी शानदार नज़ारे। हालांकि हम लोगों ने पोखरा से मस्टैंग का अपना जो सफ़र है वो कैब के जरिए जारी किया, लेकिन आप लोगों के पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल है वहाँ पर पहुँचने के। अगर आप लोग बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो आप लोग फ्लाइट से भी मस्टैंग पहुँच सकते हैं,
उसके लिए आपको फ़्लाइट लेनी होगी पोखरा से जोमसोम की। और अगर आप लोग बाय बस जाना चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप काठमांडू से पोखरा के लिए बस ले सकते हैं और फिर पोखरा से आगे मस्टैंग के लिए बसेस चलती हैं जिनका किराया 1500 से 2000 रुपये वेरी करता है। तो आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये जर्नी कर सकते हैं। तो जहाँ हम जा रहे हैं, जिस रिवर के पास जहाँ से प्रभु श्री राम की जो नई मूर्ति है शालिग्राम की वो बन रही है, उस रिवर पे हम जा रहे हैं। और ये जो रिवर है ये पड़ती है आपकी मुस्तांग वैली में। मुस्तांग वैली बहुत ही रग्ड और रॉ वैली है और ये पड़ती है नेपाल में, लेकिन अपना बॉर्डर टच करती है तिब्बत के साथ भी। तो आप सोच लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस है करीब अराउंड 180 डिस्टेंस किलोमीटर का है पोखरा से, लेकिन हमें पहुंचने में करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो रोड कंडीशन आप समझ सकते हैं कैसी है, और बाकी जैसे जैसे हम चलेंगे आपको लेके चलेंगे कैसा रहेगा रास्ता। और अगर नेपाल में खाने की फैसिलिटीज़ को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी अगर आप लोग वेजिटेरियन भी हैं। जैसे हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो हमें भी हालांकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर खाने में, क्योंकि जगह जगह आप लोगों को ढाबे देखने को मिल जाएंगे जैसे आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ना ही वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो आप लोगों को खाने की कोई भी समस्या नेपाल में नहीं होगी। नेपाल का मस्टैंग रीजन अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के अंडर आता है और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जगह देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपर मस्टैंग जो कि राइडर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर काली गंडकी रिवर देखने को मिलती है जो कि शालिग्राम का सोर्स है। इसके साथ साथ कागबेनी विलेज जहाँ पर पितृदान किया जाता है, और इसके बाद नेपाल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मुक्तिनाथ टेम्पल जहाँ पर भगवान विष्णु को श्राप से मुक्ति मिली थी वो देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि अगर इस रास्ते पर आप लोग अपनी गाड़ी से नहीं आना चाहते, मतलब किसी कैब से नहीं आना चाहते, तो आप लोग बस से भी आ सकते हैं। और बस की जो सेवा है वो आप काठमांडू से भी अवेल कर सकते हैं। काठमांडू से आप लोग पोखरा आ सकते हैं, जो कि हम लोग फ्लाइट से आए हैं। और पोखरा से आपका मुक्तिनाथ के लिए भी बसेस चलती हैं। 3-4 बसेस बता रहे हैं भैया पूरे दिन में चलती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये हमें आदि कैलाश यात्रा की याद दिला रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि रोड भी वैसा है, ग्रीनरी भी है, और जो ख़त्म है नीचे खाई की तरह गड्ढे हो रखे हैं रोडों के अंदर, वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो अभी हम झटके खाते खाते पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी लाने की यहाँ सोच रहे हैं तो ऐसा विचार बिल्कुल हटा दें। आपके पास अगर अच्छी 4x4 है और आप अच्छे ड्राइवर हैं तभी आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेकर आए। और रास्ते में आपको जगह जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेगी, जैसे हमें देखने को मिल रही है। और कुछ घंटों के सफ़र के बाद ही आपको रोड की जो कंडीशन है वो बद से बदतर दिखाई देने लगती है। और इवन मॉनसून में तो यहाँ पर मैसिव लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। तो आप लोग अपनी जो ट्रिप है इन बातों का ध्यान रखकर ही प्लान करें। ओके, अब ये वाटरफॉल मिला है हमें यहाँ, और जिसकी वजह से जो पूरा रास्ता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। सारा रास्ता टूट गया है, कीचड़ ही कीचड़, खत्म बिल्कुल। तो चलिए इसी रास्ते पर आपको देखने को मिलता है एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल। हालांकि काफ़ी छोटे छोटे वाटरफॉल भी हमें देखने को मिले, जैसे कि आदि कैलाश रूट पे आपको देखने को मिलते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि जब आप वाटरफॉल के पास जाएंगे तो बौछारें जो गिर रही होती है आपके ऊपर, वो आपको पूरा नहला देंगी। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ना भूलें।
काफ़ी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान भी जो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें कागबेनी विलेज, काली गंडकी रिवर और मुक्तिनाथ टेम्पल अपनी आइटनरी में ऐड करते हैं, तो आप लोग भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। और ये जो साइड में आप रिवर देख रहे हैं, जो इस रास्ते के साइड में फ्लो कर रही है, इस रिवर का नाम है काली गंडकी रिवर। और इसी रिवर में आपको शालिग्राम देखने को मिलते हैं। हम आपको उस लोकेशन पर लेकर चलेंगे। ट्राई कर रहे हैं कि आज ही दिखा दे, बट अगर सनसेट जल्दी हो जाता है तो कल आपको जरूर दिखाएंगे हम लोग वो जगह भी। आपको बता दें कि जो ये मुक्तिनाथ है, ये सारा जो रीजन है ये मुस्तांग वैली में पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है राइडर्स के बीच में, क्योंकि काफ़ी रग्ड और एडवेंचरस वैली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इंडिया से राइडर्स आए हुए हैं। और आपको बता दें कि मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आपको रास्ते में देखने को मिलता है ताता पानी, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग है। यहाँ पर आपको नहाना अनिवार्य है दर्शन करने के बाद। और ये वो जगह है, तो हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं और बाद में आपको ये दिखाएंगे। और रास्ता इतना उतार चढ़ाव भरा है, कभी आप पहाड़ चढ़ते हैं, कभी आप नीचे उतरते हैं, और साइड में आपकी गंडकी रिवर बह रही है, तो काफी रिस्की रास्ता है, बट इसी का मजा है। आप लोगों को दिखाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा एरिया है ये ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया है, और जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अपना ड्रोन जो है वो फ्लाई नहीं किया। अदरवाइज़ काफ़ी शानदार नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, और एक से बढ़कर एक सुंदर वाटरफॉल हमारे रास्ते पर आ रहे थे, जैसा कि अब आप लोग आगे देखने वाले हैं। और आप देखिए, जस्ट थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद, उस वाटरफॉल के बाद एक और बड़ा वाटरफॉल देखने को मिलता है। आप लोगों को बता दें, पोखरा से जो मुक्तिनाथ की जो डिस्टेंस है वो आपको कवर करने में 10 घंटे आराम से लग जाएंगे। और रास्ता तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अगर आप लोगों से गाड़ी में ऐसे झूलना पसंद नहीं है, तो आप लोग इजी ऑप्शन ले सकते हैं, और वो है बाय एयर। आप लोग जो है जोमसोम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं पोखरा से, और उससे 30 किलोमीटर आगे जो है वो आपको बाय रोड ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं। और आपने YouTube पे काफी वीडियोस देखी होंगी मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से एक तो हमने आपको दिखाया ही है, किल्लर से किश्तवाड़ वाला। और ये जो रास्ता है ये भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है। मतलब इसमें आपको ऊपर चढ़े जाना है, नीचे आपकी खाई है, और जो नीचे है पानी बह रहा है जिसमें आपकी चिकनी मिट्टी है। तो अलग ही लेवल का एडवेंचर हो रहा है यहाँ पर। और हमारे सामने जस्ट बस चल रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी या फिर कैब से नहीं आ रहे हैं तो वो बस यात्रा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में एंट्री के लिए आपको परमिट बनवानी पड़ेगी। ये परमिट या तो आप काठमांडू से बनवा सकते हैं या फिर पोखरा से भी बनवा सकते हैं। और ये आपकी परमिट जो है वो डिफरेंट चेक पोस्ट पर चेक की जाएगी, और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका फ्यूल स्टेशन भी है, जस्ट इन केस अगर आप लोगों का फ्यूल खत्म हो जाए तो। और मेरे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं ये है चेक पोस्ट, घासा की चेक पोस्ट है। और इसके बाद जस्ट अब हम एंटर कर चुके हैं मस्तांग वैली में। और आपको बता दें कि आप लोगों को, क्योंकि ये जो सारा एरिया है वो आपका अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में आता है, तो आप लोगों को यहाँ पर परमिट की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को सबसे पहले
पोखरा से अपनी परमिट लेकर आनी है। तो परमिट के बारे में जो भी जानकारी होगी वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता देंगे। तो घासा की चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम लोग रुके हुए हैं शॉप पर चाय पानी के लिए। आपको बता दें कि काफ़ी ठंडा एरिया है यहाँ पर, अभी ठंड लगनी शुरू हो गई है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो मीनवाइल अभी हमारा जो डिस्टेंस है जो हमें ट्रैवल करना है तो 2.5 घंटे हमें आराम से लग जाएंगे। अभी 6 बजने वाले हैं तो सनसेट भी होने ही वाला है। तो आगे की शूटिंग जहाँ तक हो पाएगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, करीब 7 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जोमसोम में। और बिल्कुल स्पीति जैसी वाइब्स आ रही है हम लोगों को। यहाँ पर मोस्टली तिब्बतन लोग रहते हैं और सुबह आप लोगों को यहाँ से नज़ारा दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर कंपैरेटिवली, जहाँ से हम नीचे पोखरा से आए थे। तो चलिए अभी थोड़ी देर में जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है ये आपको पूरी स्पीति की वाइब्स देगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको वो तिब्बत वाला टच ट्रेडिशनल होम स्टेज देखने को मिलेंगे। और हम जहाँ रुके हैं आप देखिए एक बार, आन के तिब्बत दिखाइए क्या ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे ग्रीनरी पे फोकस किया हुआ है। वो बहुत ही सुंदर बना रखा है। रूम्स काफ़ी वार्म एंड कोजी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और इधर आइए, आपको ज़रा एक बार रूम दिखा देते हैं। ऐसे ऑलमोस्ट हर कमरे के अंदर 3 बेड तो हैं ही और काफी वार्म अरेंजमेंट है। बहुत ग्रैंड किचन है, काफी बड़ा किचन है और इनके जितने भी रूम्स हैं ऑलमोस्ट सारे फुल है। तो आप सोच सकते हैं कि काफी अच्छी जगह है। यहाँ से जो मुक्तिनाथ जी के डिस्टेंस है वो करीब 30 किलोमीटर और है और इसको करने में हमें 1 आवर रहेगा। इसलिए हम लोग कल सुबह जल्दी 5:45 निकलेंगे ताकि हम लोग सनराइज देखने की कोशिश कर पाए। मुक्तिनाथ जी का जो मंदिर है वो बहुत ठंडे इलाके में है तो उसके आसपास रुकने का कोई प्रबंधन नहीं है। रुकना आपको यहीं पड़ता है जॉनसन में, उससे 1 घंटा पहले। तो चलिए पहले खाने के लिए और वो करके हम लोग सो जाएंगे और फिर आपको सुबह मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सीरीज की अगली वीडियोस में आप लोगों को लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां पर भगवान विष्णु को श्रापों से मुक्ति मिली थी और एक ऐसे स्थान पर जहां पर आपको शालिग्राम देखने को मिलेंगे।